तो फ्रेंड्स, अगर आप 50 के हो गए हैं और बहुत ज़्यादा इनकम भी अर्न नहीं कर पाए, लाइफ 25-30 साल की नौकरी की या कुछ काम किया, कुछ 50-60 हज़ार रुपये महीने की इनकम कर पाते हैं, खर्चे काफ़ी हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई जैसे तैसे हो गई है, 2 बच्चे हैं या फाइनल स्टेज पे हैं अपनी हायर एजुकेशन के, लोन्स लाइबिलिटीज़ भी हैं, जैसे तैसे एक मकान बना लिया। तो इस तरीके की का प्रोफाइल हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों का होता है, और उनको आगे कोई पेंशन भी नहीं मिलनी होती है रिटायरमेंट के बाद। तो इस तरीके के लोगों का बड़ा एक समस्या रहती है कि भाई फ्यूचर का सर्वाइवल होगा कैसे। तो उनके फ्यूचर प्लान को डिस्कस करने के लिए आज हमने ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक लोअर मिडिल क्लास इंसान, जो कि जैसे तैसे अपनी लाइफ को सरवाइव किया हो, 50 साल की उम्र में पहुंच गया हो उस ब्रैकेट में जा करके, कोई बहुत बड़ी सेविंग्स भी उसके जेब में ना हो, तो किस तरीके से अपने आप को प्लान करे। तो चलिए सीधे चलते हैं एक्सेल शीट पे, कुछ कैलकुलेशंस के साथ, कुछ एजम्पशंस के साथ बात करेंगे कि कैसे ये सारी चीज एक फाइनेंशियल फ्रीडम एक मिल सकता है ऐसे इंसान को। तो कुछ एजम्पशंस के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो पहली एजम्पशन मान के चलते हैं कि ये मंथली इनकम, आपकी उम्र है 50 साल, आपकी मंथली इनकम है 60 हज़ार, 2 बच्चे हैं, एक की उम्र है 24 साल और दूसरे की उम्र है 22 साल। तो इसमें आप इन्फ्लेशन एक 5% का जनरल इन्फ्लेशन मानते हैं, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो CAGR आएगा वो 3% पर रहता है। CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। एवरेज हमने 15 का माना, ये थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, बट हमने 15 माना है। 15 मानने के पीछे क्या मकसद है, कैसे, क्यों माना है, रीज़न क्या है इसके पीछे, ये हम बात करेंगे। अब आपको फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी करनी कैसे है, हमने एक चीज़ और उसमें एज्यूम कर ली है कि आपने क्योंकि ज़िंदगी भर काम किया है, तो ज़िंदगी भर काम करने के बाद कुछ ना कुछ हमारी ऐसी सेविंग्स ज़रूर होती है हमारे पास। कहीं NSC में पैसे लगा दिए, कभी PPF में लगा दिए, कुछ PF से विड्रॉल हो गया, कुछ FD करा रखी हैं, कुछ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस सभी कराते थे उस टाइम, क्योंकि कि उनको लगता था कि लाइफ इंश्योरेंस में एक बहुत बड़ी सेविंग होती है। Anyway, उसकी चर्चा किसी और वीडियो में कभी बाद में करेंगे, बट लाइफ की पॉलिसीज भी मेच्योर होने वाली होती हैं, ये हो गई होंगी या होने वाली होंगी। तो वो सब मिला जुला करके ये माना कि 10 लाख रुपए करीब करीब उनके पास हैं 50 साल की उम्र। अब 2 बच्चे हैं, एक की उम्र है 24 साल, दूसरे की है 22 साल। तो ये दोनों करीब करीब अपनी एजुकेशन पूरी कर चुके हैं या अभी थोड़ी सी बाकी है। तो इस अजम्पशन के साथ अब ऐसे आदमी की फाइनेंशियल प्लानिंग उनको करना क्या चाहिए। देखिए जी, इंश्योरेंस के नाम पे तो बाकी चीजें मैच्योर हो गई होंगी आपकी, अगर नहीं मैच्योर हुई हैं तो भी उनको कंटिन्यू करने, मतलब मेच्योरिटी का तो वेट करेंगे ही, बट उस पैसे को आप फर्दर इन्वेस्ट करेंगे, वो हम बताएंगे कैसे। लेकिन अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस है तो वही होना चाहिए था लाइफ इंश्योरेंस के नाम पे, और उसका भी प्रीमियम 50 साल की उम्र के आप अगर हो गए हैं और आप भरते आ रहे हैं, तो आगे आपको, क्योंकि आपके बच्चों की अर्निंग शुरू हो चुकी है, तो आपको उन बच्चों को ट्रांसफर कर देना है कि बेटा आप भरो, मैं इसको अब नहीं भरूंगा, क्योंकि अब इसके बाद मेरी लाइफ को अगर कोई रिस्क है तो उसका बेनिफिट भी आप ही उठाएंगे। तो अब आपकी अर्निंग शुरू हो गई है, आप इस प्रीमियम को भरो, मेरी बीच में अगर मिस हैपनिंग होती है तो उसका जो एडवांटेज है वो आपको मिलेगा। तो वो आपने उनको ट्रांसफर कर दी। सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ, आपका हेल्थ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके हेल्थ के लिए आपको कम से कम 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेना है, आपके और आपके स्पाउस के लिए। तो उसका प्रीमियम करीब करीब 45 हज़ार आएगा। एक आपको इंश्योरेंस जरूर रखना चाहिए, एक्सीडेंट इंश्योरेंस। एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता वो है जो कि बुरे वक्त में, बुरे वक्त में या किसी भी वक्त में आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए, आप कहीं से गिर जाओ, कोई और कुछ हो जाए, कोई कोई अर्थक्वेक आ जाए, कुछ और हो जाए, किसी भी तरीके से आपके बॉडी को डैमेज हो जाए, आप टेम्परेरी या पार्शली डिसेबल हो जाओ, उस केस में आप अगर टेम्परेरी डिसेबल होते हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको सम एश्योर्ड का 1% पर वीक जब तक आप ठीक नहीं जाते तब तक के लिए देती है। और अगर इस केस में आपकी डेथ हो जाती है तो डेथ का अलग क्लेम बनता है। तो इस तरीके के बेनिफिट इसमें होते हैं, प्रीमियम बहुत कम होता है, तो वो आपको जरूर लेना चाहिए। अब आ जाते हैं कि आपकी इनकम जो है वो आप 72 7,20,000 रुपए साल का कमा करके लाते हैं।
50,000 रुपये आप इंश्योरेंस देंगे और उसका 30%, कम से कम 30%, जब आप 50 साल के हो गए हैं, आपके खर्चे थोड़े कम होने लग गए हैं, ट्रांसफर होने लग गए हैं बच्चों पे, तो आप कम से कम उसका 30% सेव करेंगे ही करेंगे। 30 से ज्यादा करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन 30 जरूर करेंगे। स्पेंडिंग आपकी जो बच जाता है, 4,54,000 रुपये, 37,000 रुपये महीना बचता है, आप करो ना इसमें खर्च। और अगर कहीं से खर्चों में कटौती करनी पड़े तो आप उसको भी करो, लेकिन ये आप 2,16,000 रुपये यानी 18,000 रुपये महीने को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, ये बात हमने कर ली आपकी इनकम की। अब आप उसको इन्वेस्ट किस तरीके से करेंगे जिससे कि आप जब 60 साल के हो जाएं तो आपको एक पेंशन आपकी शुरू हो जाए। ठीक है, अब आपके अभी क्योंकि आपके दो बच्चे हैं और हिंदुस्तान में जो पेरेंट्स होते हैं ना वो बड़ा इमोशनल होते हैं, वो बच्चों की शादी में पैसे खर्च करते ही करते हैं। तो हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि आप दोनों बच्चों की शादी में 10-10 लाख रुपए खर्च करेंगे। ठीक है, अब आप 50 साल के हैं, आपके पास 10 लाख रुपए आपकी सेविंग के हैं, आपने इसको इन्वेस्ट करना है, आप इसको वाइजली इन्वेस्ट करेंगे और 2,16,000 रुपये हर साल इन्वेस्ट करते जाएंगे जो हमने ऊपर निकाला। तो जब आप 60 साल के होंगे तो ये इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको जो 15% का CAGR मिलेगा और जो आप नए पैसे डालेंगे उन सबको जोड़ जाड़ करके आप आगे बढ़ते रहेंगे। अब यहाँ देखिए, 13 लाख से 17 लाख, फिर 22 लाख, 28 लाख, 34 लाख, 42 लाख, 37 लाख। अब 42 लाख जब हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक बच्चे की शादी करनी है, तो 10 लाख रुपए आपने इसमें से निकाले। 10 लाख रुपए आज के हिसाब से, तो उस समय की फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी? 13,40,000, तो 13,40,000 निकलेंगे। दूसरे बच्चे की शादी में निकलेंगे ऐसे ही 14,77,000। तो ये दोनों बच्चों की शादी यहाँ पूरी हो गई, तो आपके पास 38,94,000 का कॉर्पस है। अभी 2 साल आपके काम करने के और बचे हैं, तो ये 2 साल काम करने के बाद 56 लाख रुपए आपका कॉर्पस हो जाता है। अब क्या होगा यहाँ से? तो ये तो हो गया 56 साल के, 60 साल के आप जैसे ही हुए ये तो हो गया बंद। इसको मैं, ये तो हो गया बंद आपका, और ये वाली इनकम हो गई आपकी, यहाँ से हो गया विड्रॉल चालू आपका। अब आप विड्रॉल कितना करेंगे? हमने एज्यूम किया है कि आपको 30,000 रुपये महीना आज के हिसाब से, जब आप रिटायर होंगे उस समय 30,000 रुपये महीना, क्योंकि आप 60,000 कमाते हैं तो 30,000 रुपये आपको मिलता रहे तो आपका काम आराम से चलेगा। तो 30,000 रुपये यानी कि 3,60,000 रुपये साल के। अब उस समय 3,60,000 रुपये नहीं, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी होगी, तो आप 6,16,000 निकालेंगे। तो हर साल 6,16,000 के ऊपर 5% आप ज्यादा निकालते जाएंगे, 75 साल की उम्र तक निकालते जाएंगे। तो 75 साल की उम्र में आपके पास फिर भी एक कॉर्पस बच जाएगा 83,81,000 का। इस 83,81,000 के कॉर्पस को आप अपने डिपेंडेंट के लिए, बच्चे तो उस समय डिपेंडेंट आप पे रहेंगे नहीं, लेकिन बस जो भी है आप छोड़ के जाएंगे या आपके स्पाउस के लिए छोड़ के जाएंगे, अगर आपकी 76 साल की उम्र में डेथ होती है। डेथ नहीं भी होती तो भी आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे, आपके 4, 5, 6 साल और आराम से गुजरेंगे। तो आप इस कैलकुलेशन में आपको क्या मिली? पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम मिली, आपके शादी के बच्चों के खर्चे भी मीट हो गए, आपके पास एक घर पहले से था, आप उसमें रहते रहे, रह रहे हैं, तो आपके पास लाइफ में डिफिकल्टी नाम की चीज नहीं है। आप अपने हिसाब से फुल फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ मेडिकली सिक्योर होकर के अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। तो अब लेकिन ये पॉसिबल होगा कैसे? आप बोलेंगे जी आपने तो बोल दिया CAGR 15%, आता कहाँ से है CAGR? और ये तो बैंक में कराओ तो मिलता है 7%, हम PPF करा देते हैं, LIC करा देते हैं, इतना कहाँ मिलता है? ये तो सब रिस्क भी तो है। हाँ जी, रिस्क तो है, लेकिन रिस्क कितना है? हमको अपनी लाइफ में हमेशा रिस्क तो हमेशा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लाइफ को भी कुछ भी हो सकता है, तो रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड अगर है तो फिर कोई रिस्क नहीं है। आप अगर कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ले रहे हैं तो फिर तो लाइफ ही रिस्क है। तो अब ये देखते हैं कि कैसे कैलकुलेटेड रिस्क हम उसको हमने कैसे 15% कह दिया आपको, और 15% भी कम कहा है, इससे ज्यादा आपको आ सकता है, आने के चांसेस। रीजन उसका, रीजन नंबर एक, कि हमारी हिंदुस्तान की इकोनॉमी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, जहाँ पे हर साल 6, 7, 8% की ग्रोथ आनी तय है आने वाले कम से कम 20 सालों में। क्योंकि अ, ये जो GDP का नंबर है, ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी सस्टेन ही नहीं करेगी अगर ये नंबर नहीं आता। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ग्रोइंग पॉपुलेशन, तो सस्टेन करने के लिए ये तो चाहिए ही चाहिए। 6, 7% तो इन्फ्लेशन ही हो गया, प्लस आपका 6, 7% की ग्रोथ हो गई, तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो 13, 14% तो वैसे ही हो जाता है।
तो 13-14% तो कम से कम रिटर्न हिंदुस्तान की किसी भी जो अपनी बेंचमार्क कंपनीज हैं इनमें ग्रोथ होनी ही होनी। अच्छा, चलो ये तो आप कहेंगे कि फ्यूचर की बात बता दी आपने, अब पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं। तो इसका पास्ट चेक करते हैं। इसलिए 21 साल का हिंदुस्तान की 50 जो बेंचमार्क कंपनीज हैं, टॉप नॉच 50 कंपनीज जो होती हैं हिंदुस्तान की बेंचमार्क इंडेक्स, जिनको हिंदुस्तान की इकोनॉमी का प्रॉक्सी भी बोल सकते हो, उनके इंडेक्स ने 14.56% का रिटर्न दिया है। और इसके अलावा नीचे की 4-5 कंपनी देख लेते हैं जो अपने अपने फील्ड की फ्लैगशिप कंपनी है। इन्फोसिस ने 16.5% का रिटर्न दिया है, और रिलायंस ने 20% का रिटर्न दिया है, एचडीएफसी बैंक ने 23% का रिटर्न दिया है, एलएनटी ने 23.91% का रिटर्न दिया है, एचयूएल ने 14% का रिटर्न दिया। इसमें डिविडेंड को नहीं इंक्लूड किया है। करीब 2% का डिविडेंड यील्ड भी आता है आपको, वो उनमें नहीं इंक्लूड किया है, वो और आएगा, वो बोनस है आपके लिए। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको हम और एक दूसरे पर्सपेक्टिव में देखते हैं। हम हिंदुस्तान के अंदर या वर्ल्ड वाइड कहीं भी जो एसेट क्लास होते हैं वो बेसिकली चार होते हैं। सबसे पहला होता है आपका ये एफडी, जिसको हम सबसे सेफ सिक्योर समझते हैं, लेकिन ये सेफ सिक्योर नहीं होता। आप सोचते हैं 6% का हमें एफडी पर रिटर्न मिल रहा है, उतना महंगाई बढ़ जाती है, बराबर हो जाता है। तो मैं आपका पैसा घट रहा है, आप सोच रहे हैं बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ नहीं रहा, वो घट रहा होता है। दूसरा आता है गोल्ड। देखिए, गोल्ड भी इन्फ्लेशन का एक प्रॉक्सी मान लीजिए कि जैसे जितनी महंगाई बढ़ती है उतने भी बढ़ता है कभी कभी, लेकिन नॉर्मली देखा ये गया है कि एक लॉन्गर होराइजन में एफडी से तो ज्यादा ही रिटर्न निकाल देता है गोल्ड भी। तो दूसरा हो गया गोल्ड। गोल्ड में क्या प्रॉब्लम है, हम लोग रखते हैं ऑर्नामेंट्स में की शेप में, ऑर्नामेंट्स की शेप में रखते हैं तो 10-12% नीचे से टैक्स वैक्स अलग करके सब कट जाता है आपका, तो वही आपकी 10-12% तो आपकी उसको एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ जाती है उसकी। तो वो एक फैक्टर वहां काम करता है। तीसरा फर्स्ट क्लास आता है रियल एस्टेट। देखिए, रियल एस्टेट ने भी 21 साल में 11.06% का आपको सीएजीआर दिया है, अनडाउटेडली दिया है। हिंदुस्तान में रियल एस्टेट में ग्रोथ ठीक ठाक होती है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप 50 के हो गए, और 50 के की एज में आप अगर रियल एस्टेट को एक्वायर करते हो जैसे तैसे करके, पहली बात तो आपका स्कोपस है ही नहीं। आप उसको करते हो तो पहली बात, छोटे आपको लोन मिलेगा नहीं, लोन आपको लेना भी नहीं चाहिए इस उम्र में। और अ, ये क्योंकि एक लिक्विड एसेट होता नहीं है, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पहली बात किसी रियल एस्टेट में हो नहीं सकती, और दूसरी बात आपके पास लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, इमरजेंसी आती है, आप कहाँ से पैसे लाओगे। इक्विटी में आप डायरेक्ट जाओ या इनडायरेक्ट जाओ, डायरेक्ट जाते हो तो आपको आपको इंडेक्स फंड ही चूज करना चाहिए, या इंडेक्स के 10 हैवी वेट्स जो होते हैं उनको चूज करना चाहिए, और या फिर डायरेक्ट आपको इंडेक्स फंड में पैसे लगाने चाहिए। इसके अलावा आपको अगर दूसरा रूट अडॉप्ट करना है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी जा सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल्स आपके फंड्स को मैनेज कर रहे होते हैं, बट उनको मैनेज करने की भी एक कॉस्ट होती है जो आपसे ही ली जाती है। तो ये हो गया। लेकिन अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। अगर आप, इफ यू आर एबल टू मैनेज योर एसेट क्लास with a growth CAGR of 15% plus, then you are in a win-win situation even these circumstances। इन circumstances में भी जहां आपके पास कुछ भी बचा नहीं है, कुछ खास बचा नहीं है, छोटी मोटी सेविंग्स हैं, और आपने जैसे तैसे अपनी गश्ती पार लगा दी, तो आपका एक जॉयफुल सर्वाइवल रिटायरमेंट की एज के बाद हो सकता है बहुत आसानी से, इस कैलकुलेशन के मुताबिक। तो आप इस कैलकुलेशन को समझ लें, रट लें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लें, पूरी हेल्प करेंगे हम आपको इसको बिल्ड करने में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। होप ये आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल